हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनेट टिप्स। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का वन शॉट वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक्स आएगा और जल्दी से जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको पता ही है कि हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में आपको आएगा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक प्लेस करता है ताकि न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ऑफ देयर ओन काइंड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ देयर ओन काइंड, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देख लो, कैट का बच्चा कैट ही होगा, ह्यूमन बींग्स का बच्चा भी ह्यूमन बीइंग ही होगा। तो अपने टाइप का ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा वो ऑब्वियसली सेम टाइप का होना चाहिए। Reproduction is essential for the survival of species on this earth. Very important point. Reproduction एकमात्र एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना पॉपुलेशन को इस अर्थ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बेसिक इवेंट या फिर एकमात्र स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज रख लो, जिसे हम कहते हैं डीएनए कॉपिंग। ठीक है, तो बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी करे बगैर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाता है। तो सेल्स क्या करता है? सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। ऑलराइट, तो The process of copying the DNA may have some variations. जब DNA कॉपी होता है, जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के पास DNA कॉपी पहुंचता है, तब उस टाइम पे वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। वेरिएशंस यानी कि चेंजेस। ऑलराइट, तो थोड़े चेंजेस डेफिनेटली होते हैं। पेरेंट्स के थ्रू जितने भी कैरेक्टर्स आपको आएंगे उस सब कैरेक्टर्स में थोड़े चेंजेस डेफिनेटली आपको दिखेगा। आप भले ही अपने पेरेंट्स के जैसे दिखो, सिमिलर दिखोगे, बॉडी पैटर्न आपका जो है वो सिमिलर रहेगा, लेकिन आपके अंदर भी थोड़े चेंजेस रहेंगे। हेयर का कलर डिफरेंट हो सकता है, नोज का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। तो हम आइडेंटिकल नहीं है, हम अपने पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर जरूर है, हम क्लोन्स नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको इस बात को समझा देगा। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपिंग डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क करके रख लीजिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? क्यों डीएनए कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? डीएनए कॉपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसे हम जीन्स भी कहते हैं। जीन्स के थ्रू हमारे सारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स। अगला पॉइंट है, इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज, and then it also produces variations which are helpful for the survival of the species. तो ऐसे variations जो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देख लिया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसमें दिया गया था कि कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो देखा गया कि वेरिएशन के रीजन से कुछ नए बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो गए। ओके, तो इन नए बैक्टीरिया के पास, सपोज हम नए बैक्टीरिया को ब्लू कलर में दिखाई देंगे, तो इन नए बैक्टीरिया के पास एक एडवांटेज था कि ये हीट रेजिस्टेंट थे। तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अर्थ पे, तो इन बैक्टीरिया, जो भी हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, इनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू दीज बैक्टीरिया, क्योंकि इनके पास हीट रेजिस्ट करने जैसा जीन्स होता है, लेकिन इन बैक्टीरिया के पास वो चीज नहीं होती। तो इसी तरह वेरिएशन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? यही है कि इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उस नेचर को एडजस्ट करता जाएगा, वो एवोल्यूशन के थ्रू जाएगा, बहुत सारे चेंजेस एक्यूमुलेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सरवाइव कर पाए। ठीक है, देन इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और तीसरा है, इट हेल्प्स
species to be resistant to diseases. अगर पेरेंट स्पीशीज डिजीज रेजिस्टेंट नहीं था और वेरिएशन की वजह से जो भी न्यू इंडिविजुअल स्पीशीज है वो रेजिस्टेंट हो पाता है, डिजीज को रेजिस्ट करने जितना स्ट्रांग हो जाता है, तो वो स्पीशीज सरवाइव कर लेगा, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें जैसे पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स cells or gametes is called as asexual reproduction. Okay, and then sexual reproduction yani ki the process of production of new organisms from two parents. Sexual reproduction yani ki दो parents involved होते हैं using sex cells और gametes या फिर sex cells को हम अपना sperm या ova भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहला पढ़ेंगे फिशन के बारे में। फिशन यानी कि ब्रेकिंग। ठीक है, इतना याद रखिए, ब्रेकिंग, फिशन, ब्रेकिंग, फ्यूजन, मिक्सिंग अप। ठीक है, तो फिजन में क्या होता है कि इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। इसमें होता है कि पेरेंट सेल्स जो है, पेरेंट सेल, सपोज ये पेरेंट सेल हुआ तो ये डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल में, तो इसे हम फिशन कहेंगे। अगर ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ तो इसे हम बाइनरी फिशन कहेंगे। तो बाइनरी फिशन यानी कि व्हेन द फिशन रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स। ठीक है, नॉर्मली जब पेरेंट सेल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा उसे हम फिशन कहेंगे। अगर दो हुआ तो बाइनरी फिशन कहेंगे। अगर बहुत सारा हुआ, बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए गए तो उसे हम मल्टीपल फिशन कहेंगे। ओके, तो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। तो बाइनरी फिशन में हम देखेंगे कि व्हेन द फिशन रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स इट इज बाइनरी फिशन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन के। और रिप्रोडक्शन इन अमीबा कैसे होता है कि जब अमीबा एक मैक्सिमम साइज रीच हो जाएगा तो पहले न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा लेंथन एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स followed by the division of the cytoplasm of the parent to form two daughter cells. तो पहले कौन सा डिवाइड हुआ? आपका न्यूक्लियस, एंड देन डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। तो आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट अमीबा है, उसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं कि इलोंगेट हो रहा है सेकेंड स्टेप में। तीसरा एक ग्रूव फॉर्मेशन हो रहा है। ग्रूव के फॉर्मेशन होने के बाद ओके, ये थर्ड स्टेप है और डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस एंड देन कम्स साइटोप्लाज्म एंड देन दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे हम बाइनरी फिशन इन अमीबा कहेंगे। ओके, तो एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम का। अब एक और टाइप ऑफ फिशन हम पढ़ सकते हैं जिसका नाम है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, व्हेन फिशन रिजल्ट्स इन मेनी डॉटर सेल्स इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जैसे आप सबको पता है, इसे हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रख लीजिएगा। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम कैसे होता है? बेसिकली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन a cyst or protective wall is formed around the cell of the plasmodium. Inside the cyst, the nucleus of the cell splits several times to form many daughter nuclei. Each daughter nuclei is surrounded by cytoplasm collected inside a thin membrane. तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही बहुत सारे न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होके उस सिस्ट के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा। जब कंडीशन फेवरेबल टर्न हो जाता है तो ये सिस्ट या फिर ये प्रोटेक्टिव वॉल जो भी है ये ब्रेक हो जाएगा और सारे डॉटर सेल्स को रिलीज कर देगा टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मैंने डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। तो ये ही है वो सिस्ट और ये आप देख सकते हैं कितने सारे डॉटर न्यूक्लियाइज है। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं एक फेवरेबल कंडीशन के लिए और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा तो सारा का सारा आपको जैसे ही पता है, जैसे कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा तो सब न्यूक्लियर रिलीज हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो आप
और भी डिटेल्ड इसे देख सकते हैं। तो एक पेरेंट सेल है, ये प्लाज्मोडियम है, न्यूक्लियस है, सिस्ट, ठीक है, जैसे ही मेनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड इन द सिस्ट, ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लिया है, ये सिस्ट है जो कि बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और जैसे सिस्ट ब्रेक हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल्स आर रिलीज। ये बेसिकली हमारे लिवर सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो भी है, मलेरियल पैरासाइट जो भी है, हमारे लिवर सेल्स को ही अफेक्ट करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो भी है लिवर सेल्स में ही, लिवर के पास ही ये सब प्रोसेस कंटिन्यू करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जैसे आप सबको पता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म the organism breaks up into smaller pieces upon maturation. Each piece develops into a new individual. For example, स्पाइरोगाइरा, तो यहाँ पे मैंने एक स्पाइरोगाइरा का डायग्राम भी दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्पाइरोगाइरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और आप देख सकते हैं कि स्पाइरोगाइरा जो है वो दो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक ही बॉडी जब ब्रेक हो जाता है फॉर्मिंग फ्रैगमेंट्स या फिर फ्रैगमेंट्स यानी कि पीसेस, इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है रीजनरेशन। ये एक और स्टेप है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल जब कट जाता है, जब भी उसका बॉडी पार्ट कट जाता है, तो आप देख सकते हैं कि हेड से एक नया इंडिविजुअल बना, इस बॉडी से एक नया इंडिविजुअल बना मिड रीजन से, और एक टेल रीजन से एक नया इंडिविजुअल बना। यानी कि कहने का अर्थ है कि रीजनरेशन में आप देख सकते हैं कि a few organisms may give rise to new individual from their body part. कटा हुआ बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म itself आ जाता है, तो इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा प्लानेरिया। रीजनरेशन में एक और एक्सेप्शन है, जैसे कि फ्यू ऑर्गेनिजम्स, जैसे लिजर्ड, आपने लिजर्ड को देखा होगा। लिजर्ड जब भी अपना कटा हुआ टेल, कभी कभार बाय मिस्टेक से अपना टेल कहीं पे भी कट जाता है लिजर्ड का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिजर्ड के केस में पूरा इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होता, वो बस कटा हुआ टेल फिर से रीग्रो कर जाता है। या फिर आप स्टार फिश देख सकते हैं, स्टार फिश में भी आप देख सकते हैं कि एक हैंड, उसका एक आर्म अगर कट जाए तो वो न्यू इंडिविजुअल नहीं ग्रो करता, वो सिर्फ कटा हुआ पार्ट को ही रीग्रो करता है। ओके, तो रीजनरेशन में दो फॉर्म्स आएंगे। वन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे कटा हुआ पार्ट से पूरा एक ऑर्गेनिज्म निकल आता है। लेकिन देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स जैसे लिजर्ड या स्टारफिश, तो आपको सिर्फ कटा हुआ पार्ट से उस कटा हुआ पार्ट को रीग्रो कर जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू, पूरा इंडिविजुअल नहीं आएगा। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा एक ऐसा ऑर्गन या फिर एक ऐसा ग्लैंड है जो रीजनरेट करता है? कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करके बताइएगा, मैं सही है या नहीं है करके मैं बता दूंगी आपको। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, वन सेकेंड, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बडिंग, ठीक है। बडिंग, okay, budding in some organisms, a bud is formed which develops into tiny individuals. It detaches from the parent body upon maturation and develops into a new individual. For example, hydra या फिर yeast. ओके, तो ये दो एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है। ये जैसे ही डेवलप हो जाएगा इसे हम बर्ड बुलाएंगे। ये बर्ड तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक कंडीशंस फेवरेबल ना हो और पेरेंट इंडिविजुअल से वो पूरा अपना जो भी न्यूट्रिशन है उसे लेता रहेगा। जैसे ही उसकी कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि बर्ड कंप्लीटली ग्रो हो चुका है और ये फेवरेबल कंडीशंस में कट होके एक नया इंडिविजुअल के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, तो इसे हम बडिंग बुलाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बडिंग इन यीस्ट। बडिंग इन यीस्ट भी द सेम यही प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि पेरेंट बड है, आई मीन पेरेंट यीस्ट है, देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रूव फॉर्म हो रहा है,
न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस लेंथन कर रहा है, फिर लेंथन न्यूक्लियस कट रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म आपको डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। साइटोप्लाज्म फॉर्म डिवाइड होते टाइम पे ही आपको ये एक बड के जैसे, चेन ऑफ बर्ड्स के जैसे प्रोड्यूस होता जाएगा, एंड देन ये चेन ऑफ बर्ड तब रिलीज हो जाएगा जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। अब तक हमने एनिमल्स में देखा था, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे। तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच plants reproduce by their vegetative parts such as roots, stems and leaves. ओके, तो पहले तो हमें ये पता करना है कि वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या है। वेजिटेटिव पार्ट है रूट, स्टेम एंड लीव्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका फ्लावर। ओके, सो ये it can be done by following methods. Tuber of a potato. So the potato tuber is a modified stem. आपने definitely eye of potato देखा ही होगा। तो each eye of a potato can give rise to a new potato plant under a suitable conditions. तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसे हम आई बर्ड बुलाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें न्यू पोटैटो मिल जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस हुआ, ट्यूबर ऑफ पोटैटो एक मॉडिफिकेशन है। देन मॉडिफाइड रूट्स ऑफ कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, इससे भी हमें न्यू स्टेम दिख जाएगा, न्यू स्टेम मिल जाएगा थ्रू रूट्स, ठीक है। तो ये सब आप ये भी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है राइजोम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक। तो राइजोम्स आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स फॉर फूड स्टोरेज। These contain nose, internode and scaly leaves. ये भी न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ये सब नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। तो आप नेचुरली जो भी वेजिटेबल में अवेलेबल है उसके थ्रू ही आप नया प्लांट्स को जो प्रोड्यूस करते हो, इसीलिए हम इसे नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। देन लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो ब्रायोफिलम आप देख सकते हैं कि एक ऐसा लीफ है जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स है, शूट है, बड है। तो आप देख सकते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे ये गिर जाएगा और सॉइल में नया प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रनर्स ऑफ स्ट्रॉबेरी। ये भी एक रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मतलब इंक्लूड्स ग्रोइंग प्लांट बाय मैन मेड मेथड। अब तक जो भी हमने देखा ये सब नेचुरली जो भी वेजिटेबल्स है वो अपने आप ही प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल्स को। लेकिन अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन, जहाँ पे मैन मेड, जहाँ पे हमें कुछ स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है सो दैट ऐसे प्लांट्स हम प्रोड्यूस करें जो कि फर्टाइल हो या फिर हमें कुछ प्रोडक्ट्स दे पाए, ठीक है। तो कटिंग, पहला तो प्रोसेस है कटिंग। हम इसमें क्या करते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिमूव्ड बाय कटिंग विद अ शार्प नाइफ, इट इज कॉल्ड एज कटिंग। नॉर्मली हम जैसे ही एक शूट या फिर एक स्टेम को कट करते हैं उसे सॉइल में प्लेस कर देंगे और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोज, शुगर केन, इसी प्रोसेस के थ्रू हम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कटिंग में कि हमने एक पार्ट कट किया, स्टेम का पार्ट को कट किया, उसको हम लोगों ने सॉइल में भिगो दिया। तो आप देख सकते हैं कि सॉइल में सो करने से एक नया प्लांट आ जाता है, ठीक है। इसे हम कटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग भी ऐसा ही एक मेथड है जहाँ पे हम एक प्लांट का पार्ट को पुल करेंगे, उसे सॉइल के अंदर रख देंगे, सॉइल के अंदर रखे उसको पानी, न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो सब देंगे और आप देख सकते हैं कि वो एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करेगा। तो इसको हम कट कर देंगे, तो इसे हम लेयरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी को हम इस तरह ग्रो करते हैं, तो इसे लेयरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी कि एक स्टेम दूसरे स्टेम को हम टाई कर देंगे, तो इसे हम ग्राफ्टिंग बुलाएंगे। तो stems of two different plants are cut, one with roots and one without roots. Both are joined together and part of the roots is sown in the soil.
This results in a new plant that has the characteristics of the both the plants. तो आप देख सकते हैं कि एक प्लांट मैंने लिया हुआ है जिसमें रूट्स ना हो और एक प्लांट का स्टेम जिसमें रूट्स अटैच्ड है, तो इन दोनों को लेके हम ज्वाइन कर देंगे, तो इसे हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्लांट पॉटेड प्लांट है जिसमें रूट्स हो उसे हम स्टॉक बुलाएंगे, और जो न्यू प्लांट मैंने लिया हुआ है जिसमें रूट्स नहीं है उसे हम सियॉन बुलाएंगे। ठीक है, सियॉन या स्कायॉन भी आप बोल सकते हैं, सियॉन, स्कायॉन और स्टॉक। ठीक है, ये दो टर्म्स को आप याद रखिए, इसे हम ग्राफ्टिंग बुलाएंगे। तो एग्जाम्पल एप्पल, पेयर हम इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो अगला है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। कोई भी आप प्लांट ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, स्टेम लीजिए, उसमें से टिश्यू निकाल दीजिए और उस टिश्यू को हम आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस करेंगे where they divide rapidly to form a small group of cells or the callus. Okay, तो callus is transferred to another medium containing hormones. यहाँ पे हम ऑक्सिन ले सकते हैं या गिबेरेलिन्स ले सकते हैं, जो भी हार्मोन्स हमें चाहिए for growth and differentiation. फिर the plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो यही है प्रोसेस। हमने एक प्लांट लिया, उसका टिश्यू सैंपल लिया, टिश्यू को हमने एक मीडियम में रखा जैसे अगार, उसमें रखने के बाद हम देख सकते हैं कि थोड़े टाइनी प्लांटलेट्स आया हुआ है, उसको हम हार्मोन्स में रखेंगे एंड देन आप देख सकते हैं कि इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक नर्सरी या फिर फील्ड को। तो देख सकते हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हम क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑप्ट करते हैं। पहले तो प्लांट्स कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। प्लांट्स व्हिच हैव लॉस्ट एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो भी प्लांट अपना फर्टिलिटी या वायबल सीड्स, दैट इज सीड्स में जो वो एक स्ट्रेंथ जो प्लांट प्रोड्यूस करने का जो स्ट्रेंथ खो चुका है, उस प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू ग्रो कर सकते हैं। ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, सीडलेस वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यही है इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्पोर्स। ये बेसिकली फंगाई, ठीक है, फंगाई में होता है। जैसे ब्रेड मोल्ड, हम ब्रेड के ऊपर जब ब्रेड हम 2-3 दिन बाहर रख देंगे हवा में, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लैक कलर का फॉर्म होता है, तो वो ये ब्रेड मोल्ड है। तो ब्रेड मोल्ड में ही होता है। तो जब भी ये स्पोर केस बर्स्ट हो जाएगा, स्पोर्स विल बी स्प्रेड इनटू एयर। When these airborne spores land on food or soil, they begin to germinate under favorable conditions and produce new plants. ठीक है, इसका नाम राइजोपस भी है या फिर हम इसे ब्रेड मोल्ड भी बुला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे डायग्राम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम हाइफे बुलाएंगे। ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये राइजोइड्स है जो कि रूट्स के जैसे काम करते हैं फंगाई में। ये है स्पोरेंजियम, यही वो पार्ट है जहां पे हमारा स्पोर्स रहेगा। ठीक है, विच बेयर द स्पोर्स। तो ये हुआ आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हुआ आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछेंगे कि एक स्पोर है या फिर राइजोपस प्लांट है, अब बताइएगा कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका स्पोरेंजियम हुआ, जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं जो स्पोर्स बेयर करते हैं, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका हाइफे हुआ जो कि थ्रेड लाइक फिलामेंट्स है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने क्लियर डायग्राम यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थॉरली। कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा
और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी पोस्ट कर दीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा एक ऐसा ग्लैंड है जो रीजनरेट करता है, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा।